बदरुख किस्त नंबर 3 में राहत साहिब थे। अपने बीवी गई हुई थी मैके। बड़ी याद आ रही थी जहाँ हमारी बीवी का मैका था ना, वहाँ रास्ते में बरगद का एक पेड़ पड़ता था। हमारे ससुर ने सालों ने कई बार बताया था कि इस बरगद पर चुड़ैल रहती है। हमने कभी चुड़ैल देखी नहीं थी। हमने सोचा कि लोग किस्से कहानियां सुनाते हैं, अपनी ही कहानी इस चुड़ैल की भी होगी, पर हमें इससे किया तो भैया जा रहे थे मैके, बीवी के मैके, मगर हो गई रात। हमने सोचा कि अब थोड़ा सा फासला तो रह ही गया है, चलो चलते हैं। इस वक्त तांगा नहीं था, हमारे पास पैदल ही जा रहे थे। तो जब हम इस बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचे तो हमने एक औरत को बैठे हुए देखा। लहंगा पहने हुए थी, चमकदार कपड़े पहने हुए थे, कपड़ों में शीशे लगे हुए थे और ऊपर से निकला हुआ था चांद। ये हाथ भर लंबा घूंघट लगाए हुए थी। हम तो भैया उसे देखकर हैरान रह गए। हमदर्दी में उसके पास पहुंचे तो हमने कहा कि है कोई यहाँ बैठी हूँ, तुम्हें चोर और डाकुओं का डर नहीं है? इतना सारा जेवर भी पहना हुआ है, तुम्हारा घर वाला क्या आसपास मौजूद है? आखिर यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तो भैया उठ खड़ी हुई, फिर बोली, तुम्हारे साथ चलूंगी। हमने हैरत से कहा, हमारे साथ? वो बोली, तो फिर? मैंने दिलचस्पी से पूछा। हमने इससे कहा कि भाई जाओगी कहाँ? तो है बोली, और तुम्हारे साथ? अब तो हम हैरान हो गए। हमने सोचा कि जा रहे हैं बीवी के मैके, अगर हम उसे अपने साथ ले गए और किसी ने देख लिया तो अपने साले ही इतने उठेबाज हैं कि मार मार कर खोपड़ी तोड़ देंगे। हमने इसके हाथ जोड़े और कहा, बीबी हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये कहकर हम आगे बढ़े। भैया तो वो हमारे पीछे पीछे चल पड़ी। पैरों में जेन पहने हुए थे और वो बज रहे छन छन। बड़ी अजीब सी लगी हमें इसकी चाल। हम रुक गए और हमने इसे समझाया कि देख, हम तुझे साथ नहीं ले जा सकते। वो बनने लगी और बोली, घूंघट तो उलट दो हमारा, इसके बाद मना नहीं करोगे? जाएंगे तुम्हारे साथ। अब बात तो बड़ी अजीब थी, इससे जान छुड़ाना भी थी। आले भैया, हमने घूंघट उल्टा। पता है क्या देखा? क्या देखा? मैंने दिलचस्प से पूछा। सूखी हुई खोपड़ी, लंबे लंबे दांत, जुबान बाहर निकली हुई, आंखों की जगह दो सफेद गोले। अरे भैया, ऐसे भागे हम तो ऐसे भागे कि बस ससुराल के दरवाजे पर जाकर ही दम लिया। और फिर पता है इसके बाद क्या हुआ? नहीं पता क्या हुआ। 14 दिन बेहोश रहे थे, बुखार में तपते रहे थे और न जाने क्या क्या बिकते रहे थे। सारे हकीम वैद हमारे पास इकट्ठे कर दिए गए थे। तो ऐसे देखी थी हमने चुड़ैल। मगर आपने इस औरत को गौर से देखा था? नहीं, गौर से तो नहीं देखा था, पर घोड़ा जिस तरह कर रहा था इससे हमें यह ख्याल आया कि कोई गड़बड़ जरूर थी। और फिर सबसे बड़ी बात तो तुम्हें बतानी ही रह गई। वो क्या? वो हवेली ताहिर के सामने वाले हिस्से में नहीं उतरी थी। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना कि हवेली ताहिर अली नई बनी हुई है। पीछे पुरानी हवेली थी, जवाब टूट फूट कर खंडर रह गई है। हाँ, तो फिर पुरानी हवेली पर उतरी थी वो? खंडर में, हाँ। मगर वो कैसे? जब हम हवेली ताहिर अली पहुंचे तो वहां पर सब लोग सोए पड़े थे। हमने के बीबी अगर कहो तो उतर कर दरवाज़ा बजाएं, तो वो बोली कि नहीं, यहाँ नहीं उतरना बल्कि पीछे की तरफ चलो। हमने कहा पीछे की तरफ, तो वो बोली कि हाँ। हमें हैरत हुई थी, लेकिन फिर भी हमने इसे पीछे उतार दिया। फिर पैसे दिए इसने हमें और उसके बाद वहीं टूटी हवेली में चली गई। मगर टूटी हवेली का कोई दरवाज़ा ही नहीं है, ईंटों के ढेर पड़े हुए हैं। इसी पर तो हैरत हुई थी और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कोई गड़बड़ है। इसके बाद भैया चले आए। वापसी में घोड़ा ठीक था और अब तक ठीक है, पर थी कोई गड़बड़ जरूर। वैसे तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यह वाकई ताज्जुब की बात है कि वो टूटी हुई हवेली में दाखिल हुई थी। और जहां तक चाचा इमाम दीन इसके चुड़ैल होने का सवाल है, तो मेरा दिल तो खैर नहीं मानता। पहली बात तो ये कि शहर से आई थी, रेल से उतरी थी, तांगे में बैठकर हवेली ताहिर अली में पहुंची थी, तुम्हें पैसे दिए थे, फिर तुमने इसकी आंखें नहीं देखी। वो आंखें तो चाचा इमाम दीन बहुत खूबसूरत थीं। आप यकीन करें, बहुत ही इतनी खूबसूरत आंखें पहले मैंने कभी नहीं देखी होगी। हम तो ऐसे ही कह रहे थे, बस यूं ही हमारे दिल में ख्याल आ गया। सोचा कि तुमसे बात करें इस पर। चलो छोड़ो, होगी कोई। चाचा इमाम दीन को तो मैंने टाल दिया। मेरे अपने जहन में कुछ ख्याल पैदा हो गया था। हवेली ताहिर अली में मेरा एक दोस्त भी काम करता था, बस हवेली के छोटे मोटे उमूर की देखभाल करता था।
फैयाज नाम था। मैंने सोचा कि फैयाज से इस मौजू पर बात की जाए कि रात को कोई मेहमान आया था, नहीं आया है तो कौन है और कहाँ से आया है। असल में बात कुछ नहीं थी। खैर, इमाम दीन तो सीधा सादा आदमी था। ये पुराने टाइप के लोग ऐसे किस्से कहानियां सुनाते ही रहते हैं और ये भी सुने सुनाए किस्से सुनाते हैं। ये अलग बात है कि उनमें जिंदगी पैदा करने के लिए उन्हें अपने अब से मंसूब कर देते हैं। मैंने तो कभी ऐसी चुड़ैल ना देखी थी, ना इसके बारे में कुछ सुना था, लेकिन फैयाज से मालूमात तो की जाए कि आने वाला मेहमान कौन था। वो हुसैन आंखें न जाने क्यों मेरे दिल पर नक्श हो गई थी। अब फिर ये हुआ था कि आलम ख्वाब में जागा था और जाग कर ये सारा माहौल देखा था, और ख्वाबों का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये समझ लिया जाए तो गलत नहीं होगा कि मैंने ख्वाब देखने के अलावा और क्या ही किया है। खैर, मैं हवेली ताहिर अली गया, लेकिन वहां मैंने एक अजीब व गरीब हंगामा देखा। भाग दौड़ हो रही थी और अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। अंदर की भाग दौड़ कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मुझे फैयाज नजर आ गया। आदास और अफसुर्दा था। आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। करीब पहुंचा तो मैंने इसे आवाज दी और फैयाज मेरे करीब आ गया। क्या हो गया फैयाज? अंदर कोई गड़बड़ वगैरह है क्या? यार, कोई ऐसी वैसी गड़बड़ है। एक अजीब हादसा हो गया है। कोई बात समझ में नहीं। खैरियत क्या हादसा हुआ है? अकरम मियाँ के बारे में तो तुम जानते ही होगे। ताहिर अली के सबसे छोटे साहिबजादे, जिनकी शादी अभी कोई 2 महीने पहले ही हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, मगर रात को इसे किसी ने कत्ल कर दिया, फैयाज ने कहा, और एक बार फिर मेरे सीने पर एक गेओनिसासा पड़ा। कत्ल? हाँ। कब और कैसे पता नहीं, मगर पूरी हवेली में कोहराम मचा हुआ है। जानते हो किस तरह कत्ल किया गया? मैं भला किस तरह जान सकता हूँ। एक पुराना कमरा है, इसमें छत में कुंडा लटका हुआ है। कमरा ज्यादा इस्तेमाल में नहीं रहता, बरसे ही पड़ा हुआ है। दुल्हन बीबी, मेरा मतलब है अकरम मियाँ की दुल्हन, के दोनों पांव रस्सी में बंधे हुए थे। उनके बदन पर लिबास का तार भी नहीं था और वो इस कुंडे से उल्टी लटकी हुई थी। उनके बाल जमीन तक आ रहे थे और उनकी गर्दन कटी हुई थी। मगर हैरत की तो ये है कि खून का एक कतरा भी जमीन पर नहीं था। किसी तंदुरुस्त बंदे की गर्दन काट ली जाए तो खून का दरिया बह जाता है, मगर दुल्हन बेगम के खून का कोई पता ही नहीं चल सका कि गया कहाँ। एक कतरा जमीन पर नहीं है और खून का एक कतरा भी उनके बदन में नहीं है। लगता है किसी ने गर्दन काट कर उनका खून तो पी लिया, किसी बर्तन में भरकर रफू चक्कर हो गया। ऐसी मौत देखी या सुनी है तुमने? फैयाज ने कहा। लिकॉन, मेरे होश व हवास उड़ गए थे। मुझे रात के वाकयात याद आ रहे थे और सर्दी की लहरें दौड़ रही थी। इंतहाई सनसनीखेज खबर थी ये, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फैयाज को इन वाकयात के बारे में तो कुछ नहीं बता सकता था जो रात को मेरे साथ पेश आए थे, और ये वाकया कल रात को पेश आया था, और कल रात ही को चाचा इमाम दीन ने इस औरत को हवेली ताहिर अली छोड़ा था। तो इसका मतलब ये कि वाकई बड़ी अजीब हालत हो गई थी। मेरी चाचा आलिफ मामदीन की कही हुई तमाम बातें याद आ रही थी। इस औरत का पर असरार तौर पर मुझे जगाना। वैसे तो शायद मुझे इस बारे में कोई ख्याल ना आता, लेकिन चाचा इमाम दीन ने जो कुछ को था वो सोचने की बात थी। दिल में ख्याल आया कि फैयाज से कुछ और बातें करूं। फैयाज भी फारग था। मुझसे कहने लगा, और सुनाओ जलसे है भैया, कहीं कोई काम धुंधलगा? नहीं फैयाज, अभी तक कुछ नहीं हो सका। खर्चा पानी तो बड़ी मुश्किल से चल रहा होगा। क्या बताऊं फैयाज, बाज औकात इंसान को अगर कभी अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो वो इसके लिए मुसीबत ही बन जाते हैं। क्या मतलब? रेलवे स्टेशन पर रहता हूं, वो हैन सोता हूं। हाँ, ये बात तो मुझे मालूम है। कुल्लियों से, वहां स्टॉल लगाने वालों से सबसे यारी दोस्ती हो गई है। ना रोने देते हैं मुझे, ना मेरी कोई ज़रूरत बाकी रहने देते नहीं। सारे के सारे दोस्त बन गए हैं मेरे, और इतना करते हैं मेरे लिए कि मैं तो बड़ा शर्मंदा हो गया हूं। फैयाज एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, छोटा मन बड़ी बात है भैया, मगर कुछ कहने को दिल चाहता है। कहो, मैंने फैयाज से कहा। देखो, जवान आदमी हो, मजबूत हाथ पांव हैं, अभी से अगर दूसरों के टुकड़ों पर रहने की आदत पड़ गई तो समझ लो जिंदगी भर यही करते रहोगे। अरे ये बदन जो होता है ना, ये बड़ी अजीब चीज होती है। हराम खोरी पर माइल हो जाए तो फिर समझ लो कि इंसान धोबी का कुत्ता होकर रह जाता है।
घर का न घाट का। फैयाज ने कहा और मैं इसे देखने लगा। कहते रहूं फैयाज, कहते रहूं। किस्म खा रहे हैं, जोता उतार वावर हमारे सर पर 5 मार लो, मगर बात 16 आने की है हमने। अब तो 16 आने कहीं नहीं रहे फैयाज, अब तो 800 पैसे या 1 रुपया कहो। बड़ी अच्छी बात है कि तुम इस वक्त भी हमसे मजाक कर रहे हो, मगर हम जो कह रहे हैं इस पर सोचो। देखो, इंसान मिट्टी का पतला है, अपने बदन को जितना ढीला छोड़ दे। यार फैयाज, तुम्हारे घर में मौत हो गई है, और वो भी ऐसी मौत के जो कुछ तुम कह रहे हो। काश मैं भी अकरम मियाँ की बीवी को देख सकता। आलिफ, कैसे हो सकता है? तुमने देखी है अपनी आंखों से इसकी लाश? नहीं, हमने तो नहीं देखी, पर सारे के सारे एक ही बात कह रहे हैं। जो दुनिया कह रही है वो हमने तुम्हें बता दिया। यार फैयाज, किसी तरह मैं इस लाश को देख सकता हूँ। बीड़ा शौकी है लाशों को देखने का, भला उन्हें भी कोई देखने की चीज है। वैसे एक दफा हमने अकरम मियाँ की ब्यूटी को देखा था, बड़ी खूबसूरत थी। खुदा की कसम तुम्हें क्या बताएं, बंदा एक बार देख ले तो बार बार देखने को दिल चाहे। बेचारी को पता नहीं किसकी नजर लग गई, फैयाज कहने लगा, और मैं हंस पड़ा। क्यों, क्या हुआ इसमें हंसने की क्या बात है? फैयाज, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो बेचारी जिंदा हो, कि एक बार देख ले तो बार बार देखे को दिल चाहे। नहीं, हम पुरानी बात बता रहे हैं। खैर फैयाज, छोड़ो इन बातों को। बड़े अफसोस में होंगे सब घर वाले। हाँ बिल्कुल, ऐसा वैसा अफसोस है। पहली बात तो ये कि अभी तो दुल्हन बेगम के घर वाले भी आएंगे। आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, मालिक ने आदमी दौड़ा दिए हैं उन तरफ। पास की एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं, जमींदार लोग हैं, वो भी आसानी से नहीं मानेंगे। नौकरों की शामत भी आएगी। अरे, नौकरों ने भला क्या किया है? नहीं, पुलिस आएगी, पूछ कुछ तो करेगी ना। हमसे भी पूछेगी क्या? क्यों, तुम में क्या सर ख्वाब के पर लगे हुए हैं? कहीं पकड़कर तो नहीं ले जाएगी? फैयाज खौफजदा लहजे में बोला। कोई उल्टी सीधी बात मत करना। अच्छा, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे। तुमने तो हमारा कलेजा ही हिलाकर रख दिया है। क्या बताएं और क्या ना बताएं? फैयाज, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे बताओ, मैंने कहा। बाबा, पूछोगे तो बताएंगे, कुछ पूछ भी नहीं रहे। और ये तो वही वाली मिसाल हुई, रात को कोई मेहमान तो नहीं आया घर में। क्या मतलब? मीर मतलब है रात की ट्रेन से कोई मेहमान तो नहीं आया। जो कुछ तुम कह रहे हो, अगर खुद तुम्हारी समझ में आ रहा हो तो हमें भी बता दो कि रात की ट्रेन से कोई मेहमान नहीं आया। हम तुम्हें कुछ बता रहे हैं और तुम कुछ कह रहे हो। बेवकूफ़ आदमी, असल में ये मालूम कर रहा हूं कि आखिर दुल्हन बेगम का कातिल कौन सकता था। बस जो कोई भी था ये समझ लो खून चूस गया उनका। आह, काश एक नज़र देख सकता मैं उन्हें। तुम्हें आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? यार, बात ही ऐसी है, जो कुछ तुम बता रहे हो ऐसा कभी होता है? भला कैसे मुमकिन है ये कि कत्ल करके कोई किसी को अल्टका लटका दे? इस वक्त सारे लोग कहाँ गए थे? अच्छा छोड़ो, हमें ये बताओ, हमसे कोई काम है? नहीं, बस यही मालूमात हासिल करने आया था। क्यों? हम जा रहे हैं भैया, पता नहीं कब किसी को हमारी जरूरत पेश आ जाए। तुमने तो कलेजा ही हिलाकर रख दिया है हमारा। अरे वाह, पुलिस भला हमसे क्यों पूछ कुछ करेगी? मैं खामोश हो गया। फैयाज वाकई डरा हुआ नजर आ रहा था। अब मैं इससे क्या पूछता? और फिर बहरहाल है घर का नौकर था, कैसे जा सकता था मुझे कि कोई मेहमान आया है या नहीं? दूसरी बात यह कि अगर कोई ऐसा मसला है भी तो ऐसे मामले में ज्यादा टांग उड़ाना खतरनाक हो सकता है। हम तो वैसे ही बेसहारा आदमी थे, कोई गोड़ बढ़ भी हो सकती है। अगर ज्यादा छानबीन की फैयाज को तो पुलिस की बात कह दी थी, लेकिन अपनी टांग फिसलना भी तो खतरनाक हो सकता है। चुनांचे बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे अफसोस हो रहा था, हालांकि मैंने उस औरत को देखा भी नहीं था जिसके साथ ये सलूक हुआ था। और फिर अचानक ही मुझे जारी है